हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट हम इस वीडियो में लेके आए हैं। इससे पहले की दो वीडियो दो पार्ट में आ चुकी है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके। उसमें हमने 60 क्वेश्चन तक हमने किया है पहले के दो पार्ट में। अब उससे आगे के हम करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है शिक्षण अवधारणा और प्रकृति, टीचिंग कॉन्सेप्ट और एंड नेचर। ये जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं इसमें सीधा आपको आंसर ही बताऊंगी, सारे ऑप्शन रीड नहीं करूंगी, उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की कार्यशैली को अपनाकर छात्रों के साथ घनिष्ठता स्थापित कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाकर सहायता करने के लिए इच्छुक होना। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से शिक्षण की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्षा में छात्रों की पारस्परिक विचार विमर्श की गुणवत्ता की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से अधिगम के मार्गदर्शन में शिक्षक की भूमिका का न्यूनतम महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निजी जीवन में आने वाली बाधाओं को नियंत्रित करने की अंतर्दृष्टि का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षा में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये हमारा नहीं रहता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि इसको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो हम कंफ्यूजन में गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो इसमें क्या पूछा? उच्च शिक्षक में शिक्षक की कौन सी मुख्य भूमिका नहीं होनी चाहिए? छात्रों की निजी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करना, यह उसकी मुख्य भूमिका में शामिल नहीं है। बाकी जो ये तीन हैं, छात्रों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्वयं सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये इसकी मुख्य भूमिका में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित गतिविधियों को कक्षा संचार के तार्किक क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। फर्स्ट में दे रखा किए हुए कार्य का विश्लेषण, योजना और तैयारी, सामग्री की प्रस्तुति, संशोधन और सुधार। इसमें जो सबसे पहले आएगा वो आएगा योजना और तैयारी, उसके बाद आएगा सामग्री की प्रस्तुति, उसके बाद आएगा किए हुए कार्य का विश्लेषण और उसके बाद आएगा संशोधन और सुधार। तो ऐसे इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है? फिर से क्या आ गया क्वेश्चन में? नहीं करता है। तो इसके लिए कौन सा रहेगा? एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है, यह प्रभावी शिक्षण को इंगित नहीं करता है। बाकी सब प्रभावी शिक्षक को इंगित करते हैं। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। एक शिक्षक उत्साह के साथ सिखाता है, ये भी प्रभावी शिक्षण का एक हिस्सा है। एक शिक्षक कक्षा नियंत्रण के निःशब्द शिक्षण पर अधिक बल देता है। एक शिक्षक कोर्स पूरा करने के बजाय विषय को समझाने में रुचि रखता है। ये तीनों प्रभावी शिक्षण को इंगित करते हैं। जबकि एक शिक्षक अपने छात्रों में त्रुटि ढूंढता है, यह इंगित नहीं करता प्रभावी शिक्षण को। क्वेश्चन नंबर 67, यदि कुछ छात्र शिक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए? यदि कुछ छात्र परीक्षा में असफल होते हैं तो निम्नलिखित में से इसको किसकी त्रुटि मानना चाहिए? इसका जो आंसर हो जाएगा, इस बात का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ना तो वो पूरी तरह से शिक्षक की त्रुटि है, ना छात्र की है, ना प्रधानाचार्य की है। क्योंकि जो
छात्र का परीक्षा परिणाम है वो शिक्षक पे भी उतना ही डिपेंड करता है और उतना ही छात्र पे भी, शिक्षक के समझाने और छात्र के समझने और उसकी अपनी कार्यकुशलता पर भी निर्भर करता है। इसलिए इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है, किसी एक को इसका नहीं मान सकते कोई इसके लिए कि अध्यापक की वजह से जो छात्र परीक्षा में असफल हुआ या छात्र ने इतनी मेहनत नहीं की कि वो असफल हो गया, तो ये इसको अलग अलग नहीं कर सकते हम। क्वेश्चन नंबर 68, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ऑप्शन सारे दिखाई दे जाएंगे एक साथ। अब दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 68, एक शिक्षक छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में शिक्षक को कौन सा कदम उठाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा अपनी शिक्षण विधि का मूल्यांकन करें और उसमें आवश्यकता अनुसार सुधार करें। क्वेश्चन नंबर 69, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या है? छात्रों का मार्गदर्शन करना और सीखने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है? असफल, नेगेटिव वे सेंस में इसको पूछा गया। असफल शिक्षक व्यवहार के आयाम को चित्रित करता है छात्रों के प्रति उदासीन रवैया एवं पूर्ण रूप से दिनचर्या पर केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही हैं? उपरोक्त सभी कथन हैं, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय का अवलोकन प्रदान करना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, अपने विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ये सब क्या है? एक अच्छे शिक्षक के संदर्भ में सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए कौन सा वांछनीय उत्तरदायित्व है? मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतभेदों के होते हुए भी साथी शिक्षक के साथ सहयोग करना। 73, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षक का ज्ञान। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए प्रारंभिक अवस्था में विफलता का मुख्य कारण किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रारंभिक अवस्था में उसने पूछा है, तो प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाएगा? शिक्षक का ज्ञान महत्वपूर्ण होता है और वही कम रहेगा तो वो उसकी विफलता का कारण बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसको मुक्त प्रगति शिक्षा पर आधारित मेरम्बका स्कूल विचारधारा का प्रतिपादक कहा जाता है? श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? निम्नलिखित में से एक नए शिक्षक के लिए सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? शिक्षक का अपना व्यक्तित्व और कक्षा को समायोजित करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? अनुसंधान करना। एक बार फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षक के लिए खाली समय में करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? अनुसंधान करना। नेक्स्ट देख लेते हैं 77, टाइलर मॉडल के अनुसार निम्न में से पाठ्यक्रम के मुख्य घटक कौन से हैं? कौन कौन से हैं मुख्य घटक? उद्देश्य, शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी संगठन, लक्ष्य का सत्यापन। क्वेश्चन नंबर 78,
सा छोटा कर देती हूँ इसको। आ गया। अनुभवी शिक्षकों को एक विषय पर विस्तृत योजना तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे वे अनुभव से विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं, वे इसका संक्षिप्त प्रारूप तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक आदर्श शिक्षक के विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है? एक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करना। एक आदर्श शिक्षक के जो विशेष अभिलक्षणों को दर्शाता है वो क्या क्या हैं? एक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की भांति व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किन कारणों की वजह से शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिर चुका है? समस्याओं के निदान के लिए कठोर वैज्ञानिक जांच का अभाव। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से एक शिक्षक को पाठ योजना के परिचयात्मक अंश में छात्रों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? ध्यान आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 82, प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए भविष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? छात्रों का मार्गदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदन स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर किए गए ब्लूम वर्गीकरण में विभिन्न ज्ञान क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के विषय में आता है? विचार, बाकी भावनाएं भावनात्मक जो ज्ञान क्षेत्र है उसमें आएगा, और कौशल क्रियात्मक या मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में किस महापुरुष द्वारा एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया है? श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। शिक्षा के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति से। क्वेश्चन नंबर 87 जो हमारा है उसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से। निम्नलिखित में से आज के शिक्षक को कक्षा शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता है? कौन कौन से कौशल चाहिए वो देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, शिक्षण सामग्री में दक्षता। ये तीनों ही शिक्षण को प्रभावी ढंग से समायोजित करने के लिए इन शिक्षक में ये कौशल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88 को अब बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 88, एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 90, एक शिक्षक का शिक्षण संस्था में समायोजन का प्राथमिक दायित्व निम्नलिखित में से किसका बनता है? स्वयं शिक्षक का। क्वेश्चन नंबर 91,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 92, एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होना चाहिए? विषय का अच्छा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 93, एक संसाधन शिक्षक के शिक्षण में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है? शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ। क्या होती है? शिक्षण के साथ पाठ्यक्रम की गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1961 में। क्वेश्चन नंबर 95, अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन उपयुक्त क्रम में नहीं है? लक्ष्य। छोटा कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 96, बच्चे की सृजनात्मकता के लिए सबसे बड़ा बाधक कौन सा है? आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने में वयस्कों की असफलता। क्वेश्चन नंबर 97, शिष्य केंद्रित शिक्षा का अर्थ है शिष्यों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुकूल शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 98, इसको मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, आपको ऑप्शन दिख जाएंगे सब ये। एक सेकेंड। निम्नलिखित दो समुच्चयों का मिलान इस रूप में कीजिए कि वे वृद्धि एवं विकास के मनोविज्ञान की दृष्टि से सार्थक प्रतीत हों। दिए गए कूट में से समुचित उत्तर का चयन कीजिए। पहले आता है अपना भाषा। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ पहले, यहाँ पे, ठीक है, अब ठीक रहेगा। सबसे पहले भाषा। भाषा को हम किसके साथ मिलाएंगे? बच्चा अपने संगी कौशल साथियों के साथ वार्तालाप कर लेता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए, ये ए रहेगा। उसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में क्या रहेगा हमारा? बालक प्रश्न पूछने लगता है, इसका क्या हो जाएगा? बी। फिर है निर्णय लेने का क्या हो जाएगा? बालक शर्माने, एक सेकंड, बालक सी का 5 हो जाएगा, बालक शर्माने लग जाता है। इसका यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी। और ऑप्शन डी का क्या हो जाएगा? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का हो जाएगा बालक चल सकता है, ये, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम। ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का फिफ्थ और डी का फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? समस्या समाधान। मूल पाठ्यचर्या किस पर बल नहीं देती? समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 100, क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अभिकल्प में रुचि रखने वाले पाठ्यचर्या निर्माता को किसकी समझ की आवश्यकता है? ये सारे समझ उसके अंदर होनी चाहिए। शिक्षा दर्शन की भी समझ उसे होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की समझ भी होनी चाहिए और शिक्षकीय प्रक्रियाएं भी उसकी समझ में शामिल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल
स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्विति की जिम्मेदारी प्रत्यक्षतः है किसकी है? NCTE की, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की। इस वीडियो में हमारा ये टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम करेंगे शिक्षण विधियाँ एवं सहायक शिक्षण सामग्री। इस टॉपिक को हम लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में, और इस टोटल जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारी यूनिट है उसमें हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे, जो सेंस जिनकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है वो 300 प्लस हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी जल्दी इनको कर लें ताकि हम बाकी की यूनिट को भी एक बार रिवाइज़ कर सकें। जितना ज़्यादा हम रिवाइज़ करेंगे उतने ही उसके बाद हमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो जितने ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी हमारी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी लाभ होता है या कोई भी कुछ भी सीखने को मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।